अच्छा, जब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अक्यूट हेपेटाइटिस। अक्यूट हेपेटाइटिस में होता क्या है, कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस हो जाती है लिवर की। ठीक है, इन हेपेटाइटिस आइटिस का मतलब ही इन्फ्लामेशन होता है, तो लिवर की इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस को कहते हैं। अब अक्यूट इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स जो है ना लिवर के, जो अक्यूट इन्फेक्शंस कराएं, उसमें एक तो वायरल हेपेटाइटिस आती है, दूसरा बैक्टीरियल, प्रोटोजोल या हेलमिंथ इन्फेक्शन, और इसके अलावा हेपेटिक एब्सेस। ठीक है, अमीबिक या पायोजेनिक लिवर एब्सेस। तो ये अक्यूट इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं लिवर के। सबसे पहले हम डिटेल में देखेंगे, डिस्कस करेंगे अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। एक्चुअली जो हेपेटोट्रॉपिक वायरसेस होते हैं वो सिर्फ हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ओनली हेपेटोसाइट्स को। ठीक है, वायरसेस जो कि प्रीडोमिनेंटली हेपेटोट्रॉपिक नहीं होते तो वो हेपेटिक इन्फ्लामेशन करवाएंगे एज अ पार्ट ऑफ मोर वाइड स्प्रेड डिजीज़ प्रोसेस। ठीक है, जो हेपेटोट्रॉपिक वायरस है वो तो सिर्फ हेपेटोसाइट्स को अफेक्ट करेगा, लेकिन जो हेपेटोट्रॉपिक नहीं है तो उसमें वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेशन होती है, हेपेटिक इन्फ्लामेशन एज अ पार्ट ऑफ मोर वाइड स्प्रेड डिजीज़ प्रोसेस। ठीक हो गया। अब ये टेबल देखें 12.5, इसमें सारे इन्होंने हेपेटोट्रॉपिक वायरसेस दिखाए हैं। ठीक है, वायरसेस जो है हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस, ई वायरस, एफ वायरस एंड जी वायरस, ये सारे हेपेटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, अब ए एंड ई का आपने याद रखना है, फीको ओरल रूट के थ्रू ये स्प्रेड होते हैं। ठीक है, हैंड वॉश सही नहीं किए, वॉशरूम यूज़ करने के बाद, और उन्हें हाथों से खाना पका रही हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, तो अगर किसी को होगा तो हो जाएगा। इसी तरह अगर वाटर में फीसेस हैं, वही पानी लोग पी रहे हैं, कंटामिनेटेड फीसेस हैं, तो उससे ये ए एंड ई होता है। तो ए और ई फीको ओरल रूट, जबकि हेपेटाइटिस बी, सी, डी, जी ये पारेंट्रल रूट के थ्रू स्प्रेड होता है, जब ब्लड में कांटेक्ट होगा वायरस का। वो फीको ओरल था, ये ब्लड में हो रहा है। ठीक है, पारेंट्रल। अच्छा, हेपेटाइटिस ए को हम डायग्नोस कैसे करते हैं? एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस IgM एंटीबॉडीज़ के ज़रिए। ठीक है, इसकी कोई कैरियर स्टेट नहीं होती। 15 से 19 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 15 से 19 दिन के बाद हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स हो जाते हैं। ठीक है, वैसे सेल्फ लिमिटिंग कुछ टाइम की डिजीज़ होती है, डिटेल में आगे हम देखेंगे, सही हो जाती है। ठीक है, क्रोनिसिटी में कन्वर्ट नहीं होती ए एंड ई, बाकी जो है वो क्रोनिसिटी में कन्वर्ट होती हैं और लिवर डिजीज़ करवाती हैं सीरियस किस्म की। ठीक है, अच्छा, हेपेटाइटिस बी पैरेंटल रूट स्प्रेड है, इसमें डायग्नोस करने के लिए हमने हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजेंस करवाने होते हैं। एंटी हेपेटाइटिस बी कोर IgM करवानी होती है। ठीक है, कोर IgM, और इसमें कैरियर स्टेट होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 60 से 180 डेज़। 60 से 180 डेज़ के बाद सिम्टम्स होते हैं। तीसरी है बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की हेपेटाइटिस सी वायरस, जो कि पैरेंटल रूट के थ्रू स्प्रेड होता है। इसमें हम डायग्नोस्टिक एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस करवाते हैं, एंटीबॉडीज़, और इसका ना PCR करवाया जाता है, RNA टेस्ट होता है इसका। इसमें भी कैरियर स्टेट है। ठीक है, बी में हमने देखा कि हम हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन भी देखते हैं और कोर IgM देखते हैं, लेकिन सी में हम PCR करवाते हैं, RNA टेस्ट होता है और एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडीज़ देखी जाती हैं। इसका 14 से 160 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसी तरह हेपेटाइटिस डी वायरस भी होता है एक, इसमें एंटीबॉडीज़ ही चेक की जाती हैं, एंटी हेपेटाइटिस डी वायरस। कैरियर स्टेट भी है, 20 से 42 डेज़ तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ई फीको ओरल होता है, इसकी एंटीबॉडीज़ है, anti-HEV एंटीबॉडीज़। इसमें भी कोई कैरियर स्टेट नहीं है, जिस तरह ए में नहीं थी। 21 से 63 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जी में बस रूट याद रखें, पैरेंटल। ठीक हो गया। डिटेल में सबसे पहले चलते हैं हेपेटाइटिस ए की तरफ। हेपेटाइटिस ए का इन्होंने सबसे पहले केस प्रेजेंट किया है कि पहले एक 8 साल का बच्चा है, बॉय है, जो प्रेजेंट करता है विद 3 डे हिस्ट्री ऑफ नोजा। ठीक है, ये हेपेटाइटिस ए का केस है। 3 दिन से बच्चे को नोजा है, एनोरेक्सिया, फीवर, और उसकी आंखें येलो हो गई हैं, डायरिया भी हो रहा है, और एब्डोमिनल पेन। देखिए, एब्डोमिन GI वाले सिम्टम्स, क्योंकि फीको ओरल है तो लिवर वाले के साथ येलोइंग ऑफ आइज़ एंड ये सारी चीज़ें, नोजा, एनोरेक्सिया और GI वाले फीचर्स हो रहे हैं, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। ही इज़ पासिंग डार्क यूरिन। एग्जामिनेशन पे बच्चा जो है फेब्राइल है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका बॉडी टेम्परेचर है, और उसको स्क्लेरल इक्टेरस है। ठीक है, जो स्क्लेरा होता है आइज़ का वाइट पार्ट, वो येलो हो गया है, और मॉडरेट राइट अपर क्वाड्रेंट में टेंडरनेस है।
लिवर बच्चे का मॉडरेटली इनलार्ज्ड है, ट्रांसअमाइनेज लेवल्स भी उसके रेज्ड हैं, बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो टिपिकल हेपेटाइटिस ए का केस है। हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ना मोस्ट कॉमनली एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन करवाता है, आपने याद रखना है। सिम्टम्स इसमें होते नहीं है ज़्यादातर। लेस देन 5% इन्फेक्टेड लोगों को आइडेंटिफाइबल डिजीज़ होगी, बहुत कम, लेस देन 5% को सिम्टम्स होते हैं। एज अ होल ये हेपेटाइटिस ए वायरस जो है अलोन 20 to 25% ऑफ क्लिनिकली अपेरेंट हेपेटाइटिस करवाता है, ठीक है। क्लिनिकली अपेरेंट जो है सिर्फ 20 से 25 केसेस पेशेंट को होगा, हेपेटाइटिस को पता ही नहीं होगा, ठीक है। इसका मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो फीको ओरल होता है। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो फॉलोइंग इसके मेन रिस्क फैक्टर्स हैं। वो जिस तरह अगर किसी इंडेमिक एरिया में ट्रैवल करके गए, वहाँ पे गंदा पानी वगैरह पी लिया जो फीसिस के साथ कंटेमिनेटेड था, ठीक है, फीको ओरल है ना, तो हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। तो ट्रैवल टू इंडेमिक एरिया या हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट हो हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन के साथ। बच्चे जो हैं 3 से 10 साल की उम्र के इन अ हाउस होल्ड, तो वो भी रिस्क फैक्टर पे होते हैं फॉर द हेपेटाइटिस ए। अच्छा, फीकल शेडिंग हेपेटाइटिस ए वायरस की टिपिकली कब स्टॉप होती है? बाय द टाइम जॉन्डिस इज़ अपेरेंट। जैसे ही बच्चे को हेपेटाइटिस ए है, चल रही है, सिम्टम्स नहीं हो रहे, लेकिन है तो सही ना, उसको वो शेड भी कर रहा है, तो उसकी शेडिंग फीसिस में शेड करना कब बंद करेगा? जब जैसे ही उसको जॉन्डिस होगी, येलोइंग ऑफ द म्यूकोस मेम्ब्रेन्स एंड स्किन स्क्लेरा, तब जब जो है उसमें फीकल शेडिंग नहीं होगी, स्टॉप हो जाएगी। पर्सन जो इन्फेक्ट होते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस के साथ, वो पर्सन खुद कंटेजियस कब तक रहेंगे, दूसरों को कब तक फैला सकते हैं यही इन्फेक्शन? 7 दिन तक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस। यानी हमने देखा कि जैसे ही जॉन्डिस होती है तो फीकल शेडिंग स्टॉप हो जाती है, लेकिन जॉन्डिस के ऑनसेट के अबाउट 7 दिन तक ये पर्सन जो है वो, एक्चुअली यहाँ पर ये स्टेटमेंट इस तरह है कि जब जॉन्डिस अपीयर होती है ना, उसके 7 दिन पहले, यानी जॉन्डिस होने से 7 दिन पहले तक ये पेशेंट ज़्यादा कंटेजियस होता है, क्योंकि बाय द टाइम जब जॉन्डिस डेवलप हो जाती है उससे पहले जो है वो ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन होता है, और वो उस टाइम पे पेशेंट जो है ज़्यादा कंटेजियस है, दूसरों को स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग देखें, हेपेटाइटिस ए वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड आप याद रखें कि 15 से 45 दिन मीन महीने के बाद, यानी 30 डेज़ के बाद सिम्टम्स होते हैं। ये रेप्लिकेट करता है हमारे लिवर के हेपेटोसाइट्स के अंदर, वायरीमिया करवा देगा, वायरस ब्लड में आएगा और फिर बाइल में एक्सक्रीट होगा, वहाँ से फीकल शेडिंग होती है। अब इसके सिम्टम यूजुअली कब अपेरेंट होंगे? विदिन 28 डेज़ ऑफ द एक्सपोजर। जैसे एक्सपोजर हुआ 28 दिन में सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। पहले प्रोड्रोमल इलनेस होती है जिसमें एनोरेक्सिया होता है बच्चे को, नोज़ा, मलेज और बुखार भी होगा, ठीक है। फिर कुछ दिन से लेके हफ्ते के अंदर जॉन्डिस होगी, पेल स्टूल, डार्क यूरिन, ये अपेरेंट होंगे, ठीक है। टेंडर हेपेटिक इनलार्जमेंट भी हो सकती है, स्प्लीनोमेगैली हो सकती है, पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। मेजॉरिटी जो सिम्टमेटिक बच्चे होते हैं ना, उनमें अनकम्प्लिकेटेड कोर्स होगा विथ कंप्लीट रिजोल्यूशन ऑफ इन्फेक्शन। ज़्यादातर जिनको सिम्टम्स होते हैं वो ये सही हो जाती है डिजीज़, इतनी खतरनाक नहीं है, अनकॉम्प्लिकेटेड कोर्स होता है, कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। रेयरली ये हेपेटाइटिस जो है ना, ए वायरस इन्फेक्शन, ये रेयरली ही फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर करवाएगा या प्रोलॉन्ग्ड कोलेस्टेसिस करवाएगा, रेयरली, ठीक है। अब इसके डायग्नोसिस हम किस तरह बनाते हैं? सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस बनाई जाती है बाय डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी, ठीक है, जो मैंने आपको बताई। एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस IgM जो है ये इंडिकेटिव होती है रीसेंट इन्फेक्शन की, ठीक है। रीसेंट में अभी हुआ है इन्फेक्शन रिसेंटली, तो वो IgM एलिवेटेड होगा। पीक लेवल इसके कब होते हैं? ड्यूरिंग द अक्यूट इलनेस या अर्ली कन्वालेसेंट फेज़ के दौरान, और ये फिर परसिस्ट करेंगे 4 से 6 महीनों तक आफ्टर द इन्फेक्शन, ठीक है। 4 से 6 महीने तक जो है ये इसके लेवल्स ज़्यादातर परसिस्ट करते हैं। अब एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस IgG जो है वो अपीयर करती है अर्ली, पीक्स ड्यूरिंग द कन्वालेसेंट फेज एंड परसिस्ट लाइफ लॉन्ग कन्फरिंग प्रोटेक्शन। पूरी ज़िंदगी फिर जो एलिवेटेड रहेगी वो दूसरी ये IgG एंटीबॉडी होती है हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट, ठीक है। जो अक्यूट में होती है IgM, फिर आगे IgG होती है, जो पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्शन देती है। अच्छा, इसके अलावा डायग्नोसिस में इसमें हमें पेशेंट के अमाइनो ट्रांसफरेजेस और कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल्स भी एलिवेटेड मिलते हैं, ठीक है। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया और मार्क्ड प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बेंडाइन। अच्छा, अब आ जाए डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे। इसी तरह की कंडीशन हमें मिलती है
हम डिफरेंशियल रख सकते हैं इसमें इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, विल्सन्स डिजीज़, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, अदर हेपेटाइटिस वायरसेस और एक्वायर्ड साइटोमेगालोवायरस। ठीक है, अब हेपेटाइटिस ए की मैनेजमेंट आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि इसमें वैसे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है हेपेटाइटिस ए के लिए। जब एक्यूट इन्फेक्शन चल रहा है तो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हमने आईवी हाइड्रेशन देनी है। वो पेशेंट्स जिनमें प्रोलॉन्ग्ड कोलेस्टेसिस हो गई है, ठीक है, बाइल जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, प्रोलॉन्ग कोलेस्टेसिस, तो उनको हमें फिर फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स की सप्लीमेंटेशन देनी होगी और सिम्टमेटिक रिलीफ करवाना होगा प्रूराइटिस का। ठीक है, जो इसमें इचिंग होती है उसका, क्योंकि कोलेस्टेसिस में प्रूराइटिस होता है। ठीक है, तो उसमें कैलामाइन लोशन और ये चीज़ें हम दे सकते हैं। वो पेशेंट जिनमें फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर हो गया है हेपेटाइटिस ए की वजह से, तो उनका लिवर ट्रांसप्लांट ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है, हेपेटाइटिस ए से कैसे बचा जाए, वही बात कि ये फीकल ओरल रूट है, तो हमने सैनिटेशन को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ बेसिक हाइजीन। हेपेटाइटिस ए वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन अप्रूव की गई है 2 साल से बड़ी उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें वैक्सीन भी आ गई है, 2 साल से बड़ों को दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट। 2 डोज स्केड्यूल होते हैं, विद द सेकेंड डोज जो है वो 6 से 12 महीनों के बाद दिया जाता है पहले डोज़ के। पहला डोज जो है 90% और सेकेंड डोज जो है 100% सीरो कन्वर्जन देता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स 0.02 से 0.04 ml पर केजी के हिसाब से नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में देते हैं। 3 से 6 माह तक ये प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए वायरस। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और ये एक्सपोजर अगर हो गया है किसी का हेपेटाइटिस ए के साथ, तो उसके बाद भी ये 1 से 2 हफ्तों तक के अंदर अंदर एक्सपोजर के लगवा सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो प्रिवेंशन में हमने देखा सैनिटेशन, एजुकेशन, वैक्सीन एंड ह्यूमन। 95% बच्चे जो हैं वो बिना किसी सीक्वल के हेपेटाइटिस ए से रिकवर हो जाते हैं। रेयरली ही पेशेंट जो है उसको फल्मिनेंट हेपेटाइटिस होती है और पेशेंट जो है वो 5 दिन के अंदर डाई कर जाएगा, या फिर 1 से 2 माह तक ही सिर्फ सर्वाइव कर पाएगा अगर फल्मिनेंट लिवर फेलियर होता है। वैसे प्रोग्नोसिस तब पुअर होगी जब हेपेटिक कोमा हो जाए, डीपनिंग जॉन्डिस या असाइटिस डेवलप कर जाए, तो प्रोग्नोसिस पुअर होती है। ठीक है, अब आ जाए अगले पे, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी का केस है, 3 साल का बच्चा है, वो अनवैक्सीनेटेड प्रेजेंट हुआ है फॉर द इवेल्यूएशन। उसकी माँ जो है वो हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रही है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे बच्चे में कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। लैब इन्वेस्टिगेशन में उसका सीरम बिलीरुबिन लेवल 1 मिलीग्राम % है। एलेनिन ट्रांसअमाइनेज उसके 25 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी इन्वेलप एंटीजन नेगेटिव है, और हेपेटाइटिस बी का DNA भी नेगेटिव है, सिर्फ सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है। अब देखते हैं ये केस। तो हेपेटाइटिस बी वायरस आपको पता होना चाहिए कि ये फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर यही करवाती है, या इंसीडियसली आगे जाके सिरोसिस करवाती है। ठीक है, सिरोसिस ऑफ लिवर, और इसमें इंक्रीज रिस्क होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का। ठीक हो गया। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस के कैरियर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में 5% हैं, और इनमें से 25% को आगे जाके सीरियस लिवर डिजीज़ होती है इन कैरियर्स को। लाइकलीहुड टू बिकम क्रोनिक कैरियर इज़ हाईएस्ट इन इन्फेंसी। ठीक है, बच्चों में इन्फेंसी में क्रोनिक कैरियर होने का लाइकलीहुड ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके कुछ सीरोलॉजिकल मार्कर होते हैं। सीरोलॉजिकल मार्कर की एग्जामिनेशन जो है ना इस हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के, और उनका चेंज हो जाना टाइम के साथ, ये हमें अलाउ करता है डिस्टिंक्शन टू बी मेड बिटवीन द अक्यूट हेपेटाइटिस, रिजॉल्व्ड पास्ट इन्फेक्शन या परसिस्टेंट इन्फेक्शन है। इसमें हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं नहीं सीरोलॉजिकल मार्कर्स की मदद से कि ये अक्यूट हेपेटाइटिस है, या ये रिजॉल्व्ड पास्ट इन्फेक्शन है, या ये परसिस्टेंट इन्फेक्शन है। तो पहला जो सीरम मार्कर अपीयर करता है ना अक्यूट इन्फेक्शन के दौरान, अभी हेपेटाइटिस हुई है, तो वो होता है सरफेस एंटीजन। ये सेवरल हफ्तों से लेकर महीनों के बाद जो है इनिशियल एक्सपोजर के बाद अपीयर होता है। इवेंचुअली
ये डिसअपियर हो जाएगा क्लिनिकल रिकवरी के साथ। दूसरा इसमें इन्वेलप एंटीजन भी है, ये भी आल्सो नॉर्मली प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द अक्यूट फेज़। ठीक है, इन्वेलप एंटीजन अक्यूट फेज़ में होता है और ये इंडिकेटिव होता है ऑफ अ हाईली इन्फेक्शियस स्टेट। सरफेस एंटीजन जैसे इनिशियल एक्सपोजर हुआ तो उसके कुछ हफ्तों महीनों में हमें सरफेस एंटीजन मिलेगा। इन्वेलप एंटीजन जो है वो अक्यूट फेज़ के दौरान नॉर्मली हमें मिलता है और हाईली इन्फेक्शियस स्टेट अभी है, ये इसी से पता लगती है अगर हमें इन्वेलप एंटीजन मिल रहा है। जिस तरह केस में सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है यानी एक्सपोजर हुआ है, इन्वेलप नहीं था यानी हाईली इन्फेक्शियस स्टेट नहीं है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए भी हमें ब्लड में मिल सकता है। ठीक है, होस्ट रिस्पॉन्स पहले is first apparent with the appearance of IgM IgG एंटीबॉडी टू कोर एंटीजन, यानी वायरस के कोर एंटीजन के अगेंस्ट अगर हमें IgM या IgG एंटीबॉडी मिलती हैं तो इसका मतलब है कि होस्ट अपना रिस्पॉन्स दिखा रहा है। फॉलोड बाय हमें अपीयरेंस मिलती है एंटी एंटीबॉडी यानी इन्वेलप एंटीबॉडीज़ फिर मिलती है। वो एंटीजन्स थे, अब एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं। पहले IgM और IgG कोर के अगेंस्ट मिलती है, फिर इन्वेलप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मिलती है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स होस्ट रिस्पॉन्स शो कर रहा है। IgM कंपोनेंट इवेंचुअली डिक्लाइन कर जाता है टाइम के साथ ऑब्वियसली, और फिर अनडिटेक्टेबल होगा। फिर जो है IgG परसिस्ट करती है, सालों तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है IgG एंटीबॉडी। ठीक हो गया। तो अब नीचे इसने सीरोलॉजिकल मार्कर बताए हैं हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के: अक्यूट एक्टिव इन्फेक्शन, पास्ट इन्फेक्शन रिजॉल्व और क्रोनिक इन्फेक्शन एंड वैक्सीन रिस्पॉन्स। अच्छा, सबसे पहले देखिए सीरोलॉजिकल मार्कर अक्यूट या जब एक्टिव इन्फेक्शन हुआ है उस टाइम पे हमें एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी मिलेगी, IgM होगी, वो अभी हुआ है ना, अक्यूट है, कोर IgM एंटीबॉडी। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्सपोजर को ही इंडिकेट करता है। एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी नेगेटिव होंगी क्योंकि अक्यूट है ना, अभी उस सरफेस के अगेंस्ट जो है वो हमारी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है लेकिन उसकी एंटीबॉडीज़ नेगेटिव है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए भी इस वक्त पॉजिटिव होता है, PCR हमें पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो अक्यूट एक्टिव इन्फेक्शन में एंटी हेपेटाइटिस कोर IgM पॉजिटिव है, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, डीएनए पॉजिटिव है, सिर्फ सरफेस एंटीबॉडी नेगेटिव है। अब अगर दूसरा पेशेंट है उसमें पास्ट इन्फेक्शन या रिजॉल्व इन्फेक्शन कैसे इंडिकेट होता है, उसमें हमें एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस की भी मिलेगी, पॉजिटिव होगा, और एंटीबॉडी हेपेटाइटिस बी कोर की IgG होगी, पॉजिटिव। तो ये पास्ट के इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि सरफेस की भी एंटीबॉडी है, कोर की भी IgG है। ठीक है, क्रोनिक इन्फेक्शन कैसे पता चले कि अभी इसको क्रोनिक इन्फेक्शन चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो उसमें हमें एंटीबॉडी मिलेगी कोर की। ठीक है, एंटी हेपेटाइटिस बी कोर लेकिन IgG। अक्यूट में हमें एंटी हेपेटाइटिस बी कोर मिल रही थी लेकिन IgM थी वो, क्योंकि वो अक्यूट था। यहाँ क्रोनिक में वो IgG होगी। इसी तरह सरफेस एंटीजन भी वैसे ही पॉजिटिव होगा। PCR पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये याद रखिए। और सरफेस की एंटीबॉडीज़ नेगेटिव होंगी। ठीक है, हमने अभी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई, अगर हमने सरफेस की एंटीबॉडीज़ बना दी होती तो ये इन्फेक्शन जो है वो ना होता, रिजॉल्व होता। जिस तरह पास्ट इन्फेक्शन रिजॉल्व में हमें सरफेस की एंटीबॉडीज़ हमारी बन गई थी। ठीक है, तो क्रोनिक इन्फेक्शन में IgG होगा, कोर की एंटीबॉडी, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होगा सरफेस की, लेकिन एंटीबॉडी नेगेटिव है। PCR पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लास्ट रह गया वैक्सीन रिस्पॉन्स। वैक्सीन रिस्पॉन्स में देखें एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस पॉजिटिव होता है और एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी नेगेटिव होती है। ठीक है, वैक्सीन में कभी भी कोर नहीं होता, वैक्सीन में सरफेस एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो हमें पॉजिटिव मिलेंगी। ठीक है, सरफेस के अगेंस्ट वायरल कैप्सिड जो है उस सरफेस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होंगी पॉजिटिव, कोर की नेगेटिव। वरना कोर अगर होती तो उसका मतलब है कि उसको इन्फेक्शन चल रहा है, फिर वो M है या G है, अक्यूट या क्रोनिक, उस हिसाब से कोर इसमें नेगेटिव होगी, सिर्फ सरफेस। अब आए हेपेटाइटिस बी वायरस के
ट्रांसमिशन पे। ये सारे सीरोलॉजिकल मार्कर हैं, इससे हम पता लगाते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं कि क्या कैसी हेपेटाइटिस चल रही है। अच्छा, ट्रांसमिशन में आपको पता है कि ये इन्फेक्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें हेपेटाइटिस बी वायरस हाई कंसनट्रेशन में उनके ब्लड में भी होता है, सीरम में, सीरस एक्सुडेट में, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड एंड सलाइवा में। ठीक है, तो पैरेंटल और सेक्सुअल एक्सपोजर यही इसमें मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है। बच्चे इसमें ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं क्योंकि उनको फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत होती है। जिस तरह बच्चों को, जिस तरह थैलेसीमिया वगैरह में, या हीमोलाइटिक अनीमिया है बच्चे को, या हीमोफीलिया है, तो हम बार बार उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड अगर कंटामिनेटेड हुआ, स्क्रीन हुआ नहीं था, हेपेटाइटिस बी थी उसमें, तो इसीलिए बच्चों में हेपेटाइटिस बी वायरस की ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है। ठीक है, पैरेंटल ट्रांसमिशन जो है ना, यानी मैटरनल ब्लड के साथ अगर एक्सपोजर हो तो वो भी हेपेटाइटिस बी वायरस को ट्रांसमिट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रिस्क फैक्टर आपने याद रखना है फॉर एक्वायरिंग हेपेटाइटिस बी वायरस इज़ द पेरीनेटल एक्सपोजर टू एन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर। ठीक है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर के साथ जब पेरीनेटल एक्सपोजर होता है बच्चे का, माँ सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, तो उस बच्चे में ज़्यादा रिस्क होता है कि उस बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाएगा। तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन और ज़्यादा ग्रेटेस्ट होता है अगर मदर को, जब मदर आल्सो हेपेटाइटिस बी इन्वेलप एंटीजन पॉजिटिव हो। ठीक है, मदर के पास, मदर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो बच्चे में इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि उसको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अगर मदर इन्वेलप एंटीजन पे पॉजिटिव है तो और ज़्यादा ग्रेटेस्ट रिस्क हो जाता है। ठीक हो गया। अब आए क्लिनिकल फाइंडिंग पे। हेपेटाइटिस बी वायरस का अक्यूट इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन और एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस। तो अक्यूट इन्फेक्शन जब होता है ना, तो उस टाइम पे सिम्टम्स जो होते हैं इसके हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के, वो बचपन में, चाइल्डहुड में वैसे अनयूजुअल होते हैं। जो सिम्टमेटिक इन्फेक्शन है वो कैसे मैनिफेस्ट होता है कि बच्चे को मलेज होगा, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगी जो यूजुअली प्रिसीड करेगी, यानी पहले होगी जॉन्डिस के, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एनोरेक्सिया, मलेज। फिर जो है जॉन्डिस होती है हफ्तों से महीनों के बाद आफ्टर द एक्सपोजर। ठीक है ना, क्योंकि हमने हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड भी देखा 60 to 180 डेज़ है, तो तब जाके जो ये सिम्टम्स वगैरह होते हैं। अच्छा, रेज्ड ट्रांसअमाइनेज लेवल जो है वो सीरम में डिटेक्ट होते हैं, बच्चे में हमें ट्रांसअमाइनेज भी बढ़ा हुआ मिलेगा, और सीरोलॉजिकल मार्कर्स भी इन्फेक्शन के प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अक्यूट इन्फेक्शन जो हम देख रहे हैं ये रेयरली ही सिवियर इलनेस करवाएगा, आल्दो इन अप टू 1% इन्फेक्टेड केसेस में ये फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर करवा सकता है, 1% केसेस में। ठीक है, अक्यूट इतना नहीं करवाता। फिर आता है क्रोनिक इन्फेक्शन। तो हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन बच्चों में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हाई प्रोपेंसिटी है, बार बार मैं बता रही हूँ कि बच्चों में क्रोनिक इन्फेक्शन इस वायरस की वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। ठीक है, अब वो फैक्टर जो प्रीडिस्पोज करेंगे टू डेवलप द क्रोनिक इन्फेक्शन, वो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, इम्यूनो सप्रेशन की वजह से भी बच्चों में क्रोनिक हो जाता है, एज ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो पेरीनेटली जो बच्चे इन्फेक्ट हो जाते हैं ना माँ से, उनमें 80 to 90% रिस्क होता है कि इन बच्चों में क्रोनिक इन्फेक्शन होगा हेपेटाइटिस बी का। क्रोनिक कैरियर हेपेटाइटिस बी वायरस के वैसे ऑफन एसिम्टोमेटिक होते हैं, ये कोई सिम्टम शो नहीं करते, लेकिन इनमें फटीग रहती है, एनोरेक्सिया रहता है। ठीक है, ओनली जो इसमें बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी में मिलेगी वो इनके ट्रांसअमाइनेज लेवल्स जो है ना वो हमें बढ़े हुए मिलेंगे, जिस तरह अक्यूट में भी मिल रहे थे। इनकी प्रेजेंटेशन डिले हो सकती है, देर से ये सिम्टम साइन शो करेंगे जब तक इनमें कॉम्प्लिकेशन सिरोसिस की नहीं हो जाती इन बच्चों में, और इनकी पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं हो जाती, या इनको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जब तक नहीं हो जाता। तो इस तरह की सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये जब तक नहीं होते तब तक इनकी प्रेजेंटेशन डिले हो जाती है, पता ही नहीं लगता। ठीक है, कि इनको क्रोनिक इन्फेक्शन चल रहा है इन बच्चों को। तो अक्यूट एग्जासर्बेशन हेपेटाइटिस की या मोर रैपिड प्रोग्रेशन क्रोनिक डिजीज़ की हो सकती है विथ हेपेटाइटिस डेल्टा इन्फेक्शन, यानी इसमें डेल्टा जो है ना हेपेटाइटिस डी वायरस, डी को बी की ज़रूरत होती है। ठीक है,
तो अगर इसमें साथ डेल्टा इन्फेक्शन भी हो जाता है ना, तो इस बच्चे में अक्यूट एक्सासर्बेशन होगी हेपेटाइटिस की, या इनकी ये क्रोनिक डिजीज़ जल्दी रैपिडली प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो हमने अक्यूट इन्फेक्शन देखा, क्रोनिक इन्फेक्शन भी देखा। अच्छा, एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस बच्चों में जो हमें मिलती हैं हेपेटाइटिस बी वायरस की, वो उसमें सबसे पहले आप याद रखें पोलीआर्टराइटिस नोडोसा हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मैक्यूलर या मैक्यूलोपेपुलर रैश होगी इनको। ठीक है, आर्थराइटिस, एप्लास्टिक अनीमिया, गुलियन बारे सिंड्रोम, ठीक है, जीबी सिंड्रोम। तो ये एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन इसी वायरस की है। अब हेपेटाइटिस बी को कैसे मैनेज किया जाता है? इसमें सबसे पहले सपोर्टिव मेजर, इन बच्चों को बेड रेस्ट और न्यूट्रिशन दी जाती है डाइट में, न्यूट्रिशियस डाइट। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कभी भी नहीं देने, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। एंटीवायरल और इम्यूनोमोड्यूलेटर थेरेपी देनी होती है। हमारा एम ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि जो रेप्लिकेट कर रहा है ना हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन इन द क्रोनिक कैरियर्स, उनको इरेडिकेट करें। उस क्रोनिक कैरियर में जो वो वायरस रेप्लिकेट कर रहा है उसको हम इरेडिकेट करें। तो कैसे हम अचीव करते हैं? हमने सर्कुलेटिंग इन्वेलप एंटीजन को और हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए को, सर्कुलेटिंग जो इन्वेलप एंटीजन है और हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए जो है, इसको हमने एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, डीएनए को और इन्वेलप एंटीजन को, और सीरो कन्वर्जन करनी होती है टू इन्वेलप एंटीबॉडी, ई एंटीबॉडी की तरफ। ठीक है, कंप्लीट क्लियरेंस वैसे हेपेटाइटिस बी वायरस की बाय सीरो कन्वर्जन करवाएं अगर हम सरफेस एंटीबॉडी की तरफ, यानी सरफेस एंटीजन को लॉस कर लें। इसमें हमें लॉस करना होता है, निकालना होता है, सरफेस एंटीजन ना हो और सीरो कन्वर्जन हो जाए टू सरफेस एंटीबॉडी, तभी इसमें कंप्लीट क्लियरेंस हो सकती है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की क्या इंडिकेशंस हैं? परसिस्टेंटली अगर बच्चे में ट्रांसअमाइनेज के लेवल हर वक्त बढ़े हुए हैं, या फिर अगर हमें प्रेजेंस मिल रही है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, इन्वेलप एंटीजन, या इसका डिटेक्टेबल हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए है सीरम में, तो हम ट्रीटमेंट देंगे। क्रोनिक हेपेटाइटिस हमें फीचर्स मिले हैं लिवर की बायोप्सी पे, या फिर अगर इंटरफेरोन, अच्छा ये यानी इसमें इंडिकेशंस है, अमाइनो ट्रांसफरेंस बढ़े हुए हैं, हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन है, इन्वेलप एंटीजन है, या उसका डीएनए मिल रहा है। ठीक है, या फिर जो है बायोप्सी पे हमें क्रोनिक हेपेटाइटिस के फीचर मिले हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट में हम इंटरफेरोन्स देते हैं। इसको कहा जाता है इंटरफेरोन अल्फ़ा 2b। ठीक है, इंटरफेरोन अल्फ़ा 2b, या आपने याद रखना है ओनली एजेंट है जो कि बेनिफिशियल इफेक्ट रखता है कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस कैरिएज को ये एलिमिनेट करता है। ठीक है, कैरिएज को। इसका रेकमेंडेड डोज कितना देना होता है इंटरफेरोन अल्फ़ा का? 5 से 10 मिली यूनिट्स पर मीटर स्क्वायर, थ्राइस वीकली, 3 बार हफ्ते में देना होता है सबकुटेनियस इंजेक्शन, और ये 4 से 6 माह तक देना है बच्चे को। ठीक है, ओरल जो एंटीवायरल एजेंट्स हैं उसमें लेमिवुडीन इवेल्युएट की गई है। ठीक है, अलोन एंड इन कॉम्बिनेशन विद द इंटरफेरोन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, या तो अलोन या इसी इंटरफेरोन के साथ ये ओरल लेमिवुडीन दी जाती है। तो लेमिवुडीन जेफिक्स के नाम से आती है। ये एक्चुअली वायरस की रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करती है। कैसे? ये वायरस के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करती है। ठीक है, 3 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से, 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से हम लेमिवुडीन 12 महीने तक देंगे, वो बच्चे जो 2 साल से बड़ी उम्र के हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी इंटरफेरोन के साथ अगर दे लेमिवुडीन को तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। इसी तरह एक और ड्रग है एडिफोविर, प्यूरिन एनालॉग है जो वायरस की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। ये भी 12 साल की उम्र से जो बड़े बच्चे हैं ना उनमें अप्रूव किया गया है। इसी तरह है पैग इंटरफेरोन अल्फ़ा 2, इसमें ये सेम मेडिकेशन है, इसका जो है वो सेम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। पैग इंटरफेरोन अल्फ़ा 2 का सेम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि मॉड्यूलेटर, इम्यून और एंटीवायरल है, बिल्कुल इंटरफेरोन की तरह, लेकिन ये वंस वीकली दी जाएगी, वो थ्राइस वीक थी। ये पैग इंटरफेरोन जो अल्फ़ा 2 है सबकुटेनियसली वंस वीकली 180 माइक्रोग्राम एडल्ट्स में दिया जाता है। फिर मैनेजमेंट में लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी है। जो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस रिलेटेड डिजीज़ है
ये इनफ्रीक्वेंट इंडिकेशन होती है फॉर द ट्रांसप्लांटेशन इन द चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे इनफ्रीक्वेंट है, इसमें इतने ट्रांसप्लांट नहीं होता बच्चों में, ये बच्चों में ट्रांसप्लांट की बड़ी वजह नहीं है लिवर ट्रांसप्लांट की। अच्छा, इन्फेंट्स बॉर्न टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव या हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अननोन मदर, उनको जो इन्फेंट्स बॉर्न होंगे तो उनका क्या करना है, वो इन्फेंट जो बॉर्न हुए हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव वुमेन को, उन बच्चों को हम बर्थ के टाइम पे वैक्सीन देते हैं। ठीक है, 1 to 2 मंथ और 6 मंथ की एज पे हमने उनको वैक्सीन लगवानी होती है। इससे क्या होगा कि पेरीनेटल ट्रांसमिशन प्रिवेंट होगी। ठीक है, पहला जो डोज़ है वो आप याद रखें, वैक्सीन का अकम्पनी होता है बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, उसके साथ हमने 0.5 ml इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लाजमी देनी होती हैं ऑपोजिट थाई पे। एज सून जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ तो 12 घंटों के अंदर अंदर हम वैक्सीन के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन भी देंगे दूसरी साइड पे। अच्छा, इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से इफेक्टिवनेस कम हो जाती है रैपिडली विथ इंक्रीज टाइम आफ्टर बर्थ, क्योंकि हमने कहा कि हमने 12 घंटों के अंदर देना है, देर से देंगे तो इफेक्टिवनेस कम होगी। दूसरी बात ये कि अगर मदर का हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पता ही नहीं है, वो तो पॉजिटिव थी तो हम ये कर रहे थे, बच्चा जैसे पैदा हुआ वैक्सीन लगाई, इम्यूनोग्लोबुलिन लगाई, पता ही नहीं है तो क्या करें, तो वैक्सीन हम एडमिनिस्टर करेंगे 12 घंटों के अंदर। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो उसके 12 घंटों के अंदर हमने वैक्सीन लगानी है। मदर का हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन स्टेटस हम चेक करेंगे एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, जल्दी उसका स्टेटस चेक करना है। अगर वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव निकलती हैं तो फिर हम बच्चे को हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाएंगे नो लेटर देन एज 1 वीक। तो इम्यूनोग्लोबुलिन भी जल्दी लगानी है, 1 हफ्ते से ज़्यादा देर नहीं करनी, जब इम्यून स्टेटस हमें कंफर्म हो गया कि हेपेटाइटिस बी सरफेस मदर पॉजिटिव है। ठीक हो गया, दैट्स इट। फिर आती है प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। अच्छा जी, उसके बाद आती है प्रिवेंशन। तो स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन, कैसे प्रिवेंट करें कि जो है बच्चों में हेपेटाइटिस बी ना हो। एक तो प्रेग्नेंट वुमेंस की स्क्रीनिंग करनी है कि उनको हेपेटाइटिस बी तो नहीं है। दूसरा जो ब्लड डोनर्स हैं, ब्लड की स्क्रीनिंग करनी होती है। इसके अलावा प्रॉपरली स्टरलाइज्ड नीडल्स यूज़ की जाए, सर्जिकल इक्विपमेंट स्टरलाइज्ड हो, वैक्सीनेशन करवाई जाए हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट की, मेडिकल पर्सनल्स की, और वो जो हाई रिस्क पे है, ठीक है, उनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवाई जाए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन सब सारे न्यूबॉर्न इन्फेंट्स की होनी चाहिए। अच्छा, वैक्सीन इसमें हाईली इफ़ेक्टिव होती है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए। पोस्ट एक्सपोजर जो एडमिनिस्ट्रेशन है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन जो हम लगा रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन 0.06 ml पर kg IM, वो हमने एक्सपोजर के बाद एज सुन एज पॉसिबल लगाना होता है अप टू 7 डेज़ तक। ठीक है, तो ये भी एक प्रिवेंशन का मेजर है। अगर हो भी गया एक्सपोजर तो जल्दी 7 डेज़ के अंदर ये इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाएं। और वैक्सीनेशन की इनिशिएशन भी आल्सो इफेक्टिव होती है। ठीक है, और प्री एक्सपोजर में तो हमें पता है वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, वो इसको प्रिवेंट करेगी। प्रोग्नोसिस कैसे है, हेपेटाइटिस बी अच्छी प्रोग्नोसिस है, आल्दो इसमें फल्मिनेंट हेपेटाइटिस होता है, लेकिन क्रोनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस या फल्मिनेंट हेपेटाइटिस या क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस और सिरोसिस भी हो सकती है 10% ऑफ द पेशेंट्स में। ठीक है, बेशक गुड है प्रोग्नोसिस, लेकिन ये भी होती हैं फल्मिनेंट हेपेटाइटिस, क्रोनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, सिरोसिस। अच्छा, जॉन्डिस यूजुअली क्लियर हो जाती है बिफोर 2 वीक्स। ठीक है, 2 हफ्तों से पहले जॉन्डिस क्लियर हो जाती है। हेपेटाइटिस बी का जो सरफेस एंटीजन है वो 95% केसेस में डिसअपियर हो जाता है व्हेन दे रिकवर क्लिनिकली, तो सरफेस एंटीजन भी डिसअपियर हो जाएगा। परसिस्टेंट एसिम्टोमेटिक एंटीजीनीमिया में अकर, सिम्टम नहीं है लेकिन एंटीजन है, ऐसा भी हो सकता है। Persistence of neonatally acquired hepatitis B surface antigen occur in 70 to 90% infant, यानी बच्चे को 70 से 90% बच्चे जो हैं उनमें नियोनेटली एक्वायर्ड जो सरफेस एंटीजन माँ से उनको मिला है हेपेटाइटिस बी का, वो उनका परसिस्ट भी कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ ई एंटीजन अगर हमें मिल रहा है इन द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कैरियर्स डिनोट्स अ पुअर प्रोग्नोसिस, क्योंकि इन्वेलप एंटीजन ज़्यादा खतरनाक होता है और यही इन्वेलप एंटीजन ही होता है जो कि हाईली इन्फेक्शियस स्टेट को इंडिकेट करता है। तो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव वाले कैरियर में अगर ई एंटीजन मिला तो उसमें पुअर प्रोग्नोसिस होगी। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी डिजीज़
प्री डिस्पोज करती है टू द डेवलपमेंट ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। आगे जाके ये ट्यूमर करवाती है, लिवर कैंसर करवाती है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जिसको कहते हैं, ठीक है, क्रोनिक हेपेटाइटिस। दैट्स इट। नेक्स्ट स्टार्ट होगी अब हेपेटाइटिस सी। अच्छा, हेपेटाइटिस सी वायरस जो है, इसका इन्फेक्शन बिल्कुल हेपेटाइटिस बी वायरस की तरह ये भी रिस्क कैरी करता है प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज़ का, और इसमें भी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क होता है बिल्कुल उसी तरह। बचपन में जो चाइल्डहुड में होता है हेपेटाइटिस सी वायरस, उसमें आइट्रोजेनिक एक्विजिशन है और ये क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी वजह होने की आइट्रोजेनिक है, क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। इस एपिडेमियोलॉजी देखें, हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज है क्रोनिक लिवर डिजीज़ का, वैसे एडल्ट्स में, बड़ों में। लेकिन जो पीडियाट्रिक पेशेंट है 6 to 19% बच्चे जो है उनको अचीव करते हैं स्पॉन्टेनियस सस्टेन्ड क्लियरेंस ऑफ वायरस आफ्टर 6 years। ठीक है, उनका खुद ही जो है वो सस्टेन्ड क्लियरेंस हो जाती है वायरस की 6 साल के बाद, जबकि बड़ों में ये क्रोनिक लिवर डिजीज़ करवाता है। बच्चों में 6 to 19% बच्चों में स्पॉन्टेनियस क्लियरेंस हो जाती है, सस्टेन्ड क्लियरेंस ऑफ द वायरस आफ्टर 6 years। अच्छा, 170 मिलियन लोग जो हैं पूरी दुनिया में, उनको क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन है, और ये वायरस 90% ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड हेपेटाइटिस है। मेजर कॉज स्पोरेडिक नॉन ए नॉन बी इन्फेक्शन का यही है, ठीक है। मेजर कॉज नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन की वजह ये सी वायरस होता है। 50% पेशेंट्स को कोई आइडेंटिफाइड रिस्क फैक्टर भी नहीं होता कि हमें ये कहाँ से हुआ। अच्छा, हेपेटाइटिस सी वायरस की ट्रांसमिशन देखिए, पैरेंटल ट्रांसमिशन, दूसरी होती है वर्टिकल ट्रांसमिशन। पैरेंटल मोस्ट कॉमन मोड है इसकी ट्रांसमिशन का, ठीक है, मदर से चाइल्ड में इसको कहते हैं पैरेंटल जो होता है ब्लड के साथ जब कांटेक्ट हो वायरस का, तो वर्टिकल होता है मदर से चाइल्ड में, ठीक है। तो पैरेंटल एक्विजिशन इस वायरस की ज़्यादा तब होगी जब बच्चा जो है एक्सपोज होगा मल्टीपल डोनर्स के साथ, मल्टीपल उसको डोनेट कर रहे हैं ब्लड, डिफरेंट अनस्क्रीन ब्लड है, या तो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए मल्टीपल डोनर्स, या रिपीटेड इन्फ्यूजन ऑफ पूल्ड प्रोडक्ट्स उसमें बार बार किए जा रहे हैं, कंटामिनेटेड है, तो उसमें बच्चे को ये पैरेंटल ट्रांसमिशन हो जाती है वायरस की। इलीगल ड्रग यूज़ विद एक्सपोजर टू ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स इज़ आल्सो पॉसिबल, ठीक है। इलीगल ड्रग्स यूज़ वगैरह करने की वजह से ब्लड या ब्लड के प्रोडक्ट्स, आईवी में ब्लड के साथ जो भी कांटेक्ट होगा अगर वायरस का, तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा, कंटेमिनेटेड नीडल्स वगैरह। एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन कैसे होती है? वर्टिकल ट्रांसमिशन इसकी हेपेटाइटिस सी वायरस की कॉमन है, लेकिन मोस्ट कॉमन हमने देखा पैरेंटल है, वर्टिकल भी लेकिन कॉमन है। 9% न्यूबॉर्न जो हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए पॉजिटिव मदर को पैदा होते हैं, 9%। अगर मदर को साथ में HIV पॉजिटिव भी है तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, अप टू 48%। यानी अगर जो है माँ को हेपेटाइटिस सी के साथ HIV का भी इन्फेक्शन है तो और ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे, 48% चांस हो जाएगा कि बच्चे को ये जो है इन्फेक्शन होगा, हेपेटाइटिस सी का भी और HIV का भी। अच्छा, हेपेटाइटिस सी का इंक्यूबेशन पीरियड याद रखें 7 to 9 वीक्स होता है, 7 से 9 हफ्तों के बाद सिम्टम होते हैं। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती, क्योंकि रिस्क जो है इसका हेपेटाइटिस सी वायरस के ट्रांसमिशन का वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू इतना नहीं है, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती। नेचुरल हिस्ट्री कैसे है? हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा वेरिएबल आउटकम रखता है और रेट ऑफ प्रोग्रेशन। बड़ों में, एडल्ट्स में 60 to 80% को क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, ज़्यादातर हमने देखा है। अक्यूट इन्फेक्शन इसमें लेस लाइकली है टू लीड टू क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस कैरिएज। अगर अक्यूट इन्फेक्शन होता है तो वो क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस कैरिएज नहीं करवाता, लेस लाइकली है। मीन इंटरवल सिरोसिस होने का कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 15 साल लगते हैं फॉर द ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड डिजीज़, जिसको ब्लड लगा हो तो उनको 15 साल के बाद सिरोसिस हो सकती है। एनुअल इंसिडेंस हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का इन दोज विथ सिरोसिस इज़ 1.4%, यानी हर साल उनको जब सिरोसिस हो गई 15 साल बाद तो हर साल कार्सिनोमा होने का रिस्क है 1.4%, ठीक है।
वैसे हेपेटाइटिस सी वायरस में कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का बनस्पत हेपेटाइटिस बी वायरस के। अब क्लिनिकल फाइंडिंग देखें। इसका इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको बताया कि ये याद कर लें 14 से 160 डेज़, 14 से 160 डेज़ के बाद सिम्टम होते हैं। सिम्टम सिर्फ माइनॉरिटी ऑफ एक्यूट केसेस में ही होंगे। बुखार होगा, मलेज, नोशिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगी, जॉन्डिस रहेगा। क्रोनिक इन्फेक्शन भी यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है या सिर्फ उसमें फटीग होती है। अब कॉम्प्लिकेशन आप इसकी अच्छी तरह से याद रखें कि एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है। वैसे इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया पास में, लेकिन आ भी सकता है। तो इसमें अक्यूट लिवर फेलियर का जो रिस्क है हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से लो होता है। अक्यूट लिवर फेलियर इसमें नहीं होता। और क्रोनिक हेपेटाइटिस के हाईएस्ट रिस्क होता है ऑफ द ऑल हेपेटोट्रोपिक वायरस। इसमें क्रोनिसिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मोस्ट, कि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस करवाता है। यही हेपेटाइटिस सी जो है उसमें फिर सिरोसिस होती है। सिरोसिस के बाद अल्टीमेट आउटकम होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक हो गया। डायग्नोसिस देखें। बच्चे में हमने जो है सीरम अमाइनो ट्रांसफेरेजेस करवाने होते हैं। टिपिकली अमाइनो ट्रांसफेरेजेस जो है वो अक्यूट इन्फेक्शन के दौरान ज़्यादा होंगे, पीक पर होंगे। अगर हमें फ्लक्चुएटिंग एलिवेशन मिल रही है एंजाइम की तो वो कैरेक्टरिस्टिक है क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन की। फ्लक्चुएट अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्रोनिक है, लेकिन ये नॉर्मल भी हो सकते हैं सीरम अमाइनो ट्रांसफरेज। दूसरा हम सीरोलॉजी करवाते हैं, एलिसा भी करवाते हैं, पीसीआर। इनिशियल जो इसकी डायग्नोसिस होती है ना हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन की, वो सीरोलॉजिकल डिटेक्शन की जाती है एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी देखनी होती है। तो डिटेक्शन ऑफ एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी अगर हमें मिलती है ओनली सिग्निफाइज एक्सपोजर टू द वायरस। उससे सिर्फ ये पता लगता है कि भाई इसका एक्सपोजर हुआ है हेपेटाइटिस सी के साथ। ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है, एक्सपोजर की होती है। एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी जो है ना एक्वायर होती है पैसिवली एट द बर्थ फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर। अगर माँ को था इन्फेक्शन तो बच्चे को ये पैसिवली एक्वायर भी हो जाती है। और इससे हम डिज़ीज़ को कंफर्म नहीं कर सकते इन द न्यूनेट फॉर द फर्स्ट 15 मंथ। पहले 15 महीने में हम ये नहीं कह सकते इस एंटीबॉडी को देख के कि भाई हाँ बच्चे को इन्फेक्शन है, क्योंकि उसको माँ से ये पैसिवली भी एक्वायर होती है। तो पहले 15 माह तक हम इसकी मदद से डायग्नोस नहीं कर सकते। ठीक है, मैनेजमेंट पे आ जाए। ट्रीटमेंट जो होता है अक्यूट हेपेटाइटिस सी वायरस हेपेटाइटिस का, ये सपोर्टिव है, अक्यूट का सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। क्रोनिक हेपेटाइटिस इसकी वजह से जो होगी उसको हम ट्रीट करते हैं कंबाइंड इंटरफेरोन अल्फ़ा 3 मिलियन यूनिट्स पर मीटर स्क्वायर हम सबकुटेनियसली देंगे हफ्ते में 3 बार 6 से 12 महीनों तक। ठीक है, इंटरफेरोन अल्फ़ा। दूसरा रीबा वायरन 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे देनी होती है। सस्टेन रिस्पॉन्स रेट है 30 to 50%। ठीक है, ये दो इसमें आपने याद करनी है, इंटरफेरोन अल्फ़ा एंड रीबा वायरन। अच्छा, वैसे रिस्पॉन्स रेट जो है ना वो रिस्पॉन्स इसका पुअर होता है इन द इन्फेक्शन विद जीनोटाइप 1A एंड 1B। अगर किसी को हेपेटाइटिस सी का भी 1A जीनोटाइप लगा है या 1B जीनोटाइप का इन्फेक्शन हुआ है तो उनमें पुअर रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, लेकिन 2 and 3 जीनोटाइप्स में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है ट्रीटमेंट से। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग पिगाइलेटेड इंटरफेरोन और ओरल रीबा वायरन मोर इफ़ेक्टिव होती हैं विथ सस्टेन्ड वायरल रिस्पॉन्स। यानी इसमें फिर हमें सस्टेन्ड वायरल रिस्पॉन्स मिलता है अप टू 60 to 70%। सस्टेन्ड वायरल रिस्पॉन्स SVR का मतलब ही ये होता है कि हेपेटाइटिस सी वायरस ब्लड में 12 हफ्ते या उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद डिटेक्टेबल नहीं है, 12 वीक और मोर आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमारा गोल होता है कि हम SVR जो है SVR को अचीव करना गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है। और इसमें 99% चांस ऑफ क्योर है, एज वेल एज रिड्यूस रिस्क ऑफ लिवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस लाइक सिरोसिस। अच्छा, तो हमने कहा कि हमने जो है वो लॉन्ग एक्टिंग जो पिगाइलेटेड इंटरफेरोन है और ओरल रीबावायरन ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें हमें सस्टेन्ड वायरल रिस्पॉन्स मिलता है 60 to 70%। और ये हम बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं जो 3 साल से बड़ी उम्र के हैं। बेटर रिस्पॉन्स हमें ऑब्टेन होता है उन बच्चों में जो अंडर 12 ईयर्स हैं, जीनोटाइप 2 और 3 है,
और उनके वायरल टाइटर भी लेस देन 2 मिलियन कॉपीज़ पर ml ऑफ द ब्लड हो। बच्चा 12 साल से अगर कम होगा, उसमें 2 या 3 जीनोटाइप होगा, उसका वायरल टाइटर भी 2 मिलियन कॉपीज़ पर ml से कम होगा, तो उनमें और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इस ट्रीटमेंट का। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस में सस्टेन वायरल रिस्पॉन्स डिफाइंड हुआ है एज एब्सेंस ऑफ द वायरीमिया, यानी वायरस ना हो फॉर 6 मंथ आफ्टर स्टॉपिंग ट्रीटमेंट। ये इसकी डेफिनेशन है सस्टेन वायरल रिस्पॉन्स की, 6 मंथ तक आफ्टर स्टॉपिंग ट्रीटमेंट वायरीमिया ना हो। ट्रीटमेंट जो है वो 48 वीक्स तक आपने याद रखना है, ये चलता है, देना होता है 48 वीक्स तक। अच्छा, इसके अलावा ओरल रेजिम्स होती हैं सोफोस्ब्यूवर और सिमीप्रेविर। इनमें ग्रेटर चांस होता है वायरस को इरेडिकेट करने का, इरेडिकेटिंग द वायरल इन्फेक्शन, सोफोस्ब्यूवर और सिमीप्रेविर। एंड स्टेज लिवर डिजीज़ सेकेंडरी टू हेपेटाइटिस सी वायरस, इसकी वजह से अगर एंड स्टेज लिवर डिजीज़ हो गई है किसी को, तो उसमें हमारा लास्ट ऑप्शन लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है। दोबारा से अगर ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर री इन्फेक्शन होता है, ये एक कॉमन कंडीशन है, दोबारा हो जाता है और ओकेजनली रैपिडली वो प्रोग्रेस करता है। प्री एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट एंटीवायरल थेरेपी अगर हम देंगे तो उससे रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन रिड्यूस होता है। ठीक है, एक और बात याद रखें कि कोई भी इसमें वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जिस तरह बी में फिर भी वैक्सीन थी, सी की कोई वैक्सीन नहीं है। इम्यून ग्लोबुलिन यूज़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है उन इन्फेंट्स में जो इन्फेक्टेड मदर को बॉर्न हुए हैं। एलिवेटेड इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी इन हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन विथ हाई टाइटर ऑफ सर्कुलेटिंग वायरस इज़ इंडिकेटेड, यानी जिस माँ को हेपेटाइटिस सी वायरस है, बच्चे को तो पैदा होने के बाद इम्यूनोग्लोबुलिन या वैक्सीन भी नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी है ही नहीं, तो उस माँ में हमने क्या करना होता है, इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी करनी होती है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं करेंगे अगर माँ का स्पेशली हाई टाइटर हो सर्कुलेटिंग वायरस का। इट मे लेसन द रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, इससे वर्टिकल ट्रांसमिशन भी रिड्यूस होती है। लास्ट आ जाए अब प्रिवेंशन पे। एक बार हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन डायग्नोज हो जाता है तो हमने पेशेंट को हर साल स्क्रीन करना होता है। लिवर अल्ट्रासाउंड करते रहते हैं हम हर साल, और हम उसका सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन चेक करते रहेंगे सिरोसिस के लिए या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए। ठीक है, लिवर अल्ट्रासाउंड करते रहेंगे हर साल और अल्फा फीटोप्रोटीन। कोई इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीनेट करने से उस अफेक्टेड पर्सन को अगर हम हेपेटाइटिस ए वायरस और बी वायरस की हम लगा सकते हैं वैक्सीन, रेकमेंड भी किया जाता है। सी की तो है ही नहीं, तो उससे ये है कि सुपर इन्फेक्शन प्रिवेंट होगा, नहीं होगा इन वायरसेस का, और सिवियर लिवर फेलियर डेवलप होने का रिस्क भी जो है उससे भी प्रिवेंट करेंगी ये वाली वैक्सीन अगर लगाएं। इम्यूनोग्लोबुलिन से इफेक्टिव नहीं होती। लास्ट प्रोग्नोसिस है। वायरल टाइटर हमने हर साल चेक करने होते हैं ताकि हम डॉक्यूमेंट करें स्पॉन्टेनियस रेमिशन कि उसका वायरस ख़त्म हो गया है, तो हम टाइटर्स चेक करते रहते हैं। एडल्ट्स में 70 to 80% जो हेपेटाइटिस सी वायरस के पेशेंट्स होते हैं उनको क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाती है, ज़्यादातर 70 to 80 को। सिरोसिस जो है 20% उनको होती है जिनको क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ, और क्रोनिक के बाद सिरोसिस हो जाती है 10 से 30 साल के बाद। अच्छा, हेपेटाइटिस सी वायरस लीडिंग इंडिकेशन है लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए इन द एडल्ट्स। इसमें ट्रांसप्लांट ही करवाना होता है। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है बिटवीन द क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस डिजीज़ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन अबाउट 15 ईयर। वही बात जो मैंने आपको बताई, एक बार क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है हेपेटाइटिस सी से, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक है कि इसको 15 साल के बाद हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा लिवर कैंसर होगा, तो फिर तो अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट ही करना होगा। 50% जो बच्चे इन्फेक्ट होते हैं ट्रांसफ्यूजन से इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द लाइफ, उनको क्रोनिक इन्फेक्शन होता है 50% बच्चों को। ठीक है, और बच्चों में हमने देखा ज़्यादातर ये ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए ही लगता है उनको हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, मोस्ट कॉमन मोड पैरेंटल था। दैट्स इट। फिर स्टोरी शुरू होती है हेपेटाइटिस डी वायरस की, जिसको डेल्टा वायरस कहते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि बी को डी की ज़रूरत होती है, सॉरी डी को बी की ज़रूरत होती है। देख लेते हैं। हेपेटाइटिस डी या डेल्टा वायरस डिफेक्टिव आरएनए वायरस कहलाता है। ये सिर्फ जो है ना बी की प्रेजेंस में ही रेप्लिकेट करता है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होगा तो ही मैं रेप्लिकेट करूँगा।
ठीक है। और इसीलिए हेपेटाइटिस डी वायरस का इन्फेक्शन सिर्फ जो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस के कैरियर्स होते हैं उनमें होता है, क्योंकि ये ऐसे सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो उन्हीं क्रोनिक कैरियर्स में ये डी इन्फेक्शन होता है। अब ये डी वायरस क्या करता है, इन्फेक्शन करवाएगा एट द सेम टाइम एज द इनिशियल हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, यानी को इन्फेक्शन हो सकता है, दोनों साथ होंगे, या फिर ये डी वायरस इन्फेक्ट करेगा पर्सन को जो पहले ही हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ इन्फेक्टेड था, सुपर इन्फेक्शन। पहले बी चल रहा था, फिर जो है डी होता है तो हम कहेंगे सुपर इन्फेक्शन। अगर दोनों साथ होंगे तो कहेंगे को इन्फेक्शन। रूट ऑफ ट्रांसमिशन ये पैरेंटल ही होता है मेनली। इन्फेक्शन सेम टाइम पे भी हो सकता है या सब्सिक्वेंट टू द बी वायरस एक्विजिशन। डायग्नोज कैसे करते हैं, इसमें हमने डिटेक्ट करनी होती है एंटीबॉडीज़ हेपेटाइटिस डी वायरस के अगेंस्ट, और हेपेटाइटिस बी वायरस का सरफेस एंटीजन भी हमें सीरम में मिलता है। ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस डी वायरस का अपना एंटीजन भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं लिवर टिश्यू में, और वो हम इम्यूनोहिस्टोकेमिकल टेक्निक्स के ज़रिए करते हैं। और हेपेटाइटिस डी वायरस का आरएनए भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें हम डायग्नोसिस में हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन में हम हेपेटाइटिस डी वायरस एंटीबॉडी देख रहे हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस का भी सरफेस एंटीजन देख सकते हैं, हेपेटाइटिस डी वायरस का अपना एंटीजन, डी के एंटीजन, डी की एंटीबॉडी, ठीक है, डी का आरएनए अपना, और बी का सरफेस एंटीजन। ठीक हो गया। तो क्लिनिकल फाइंडिंग में ये जो है इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी वायरस कैरियर्स में अगर होता है तो वो लोग एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं और उनमें कंप्लीट रेजोल्यूशन भी हो सकती है इन्फेक्शन की, या फिर उनको अक्यूट हेपेटाइटिस हो जाएगी या फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर, या फिर उनको रैपिड प्रोग्रेशन होगी क्रोनिक हेपेटाइटिस की, जल्दी प्रोग्रेस कर जाएगा। ठीक है। तो मैनेजमेंट इसमें यही है कि हमने जो है प्रिवेंट करना है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन को, और बी वायरस की क्रोनिक कैरियज को ही एरेडिकेट करेंगे कि उसके ऊपर डी ना हो। ठीक है। क्रोनिक कैरियज को ही एरेडिकेट करेंगे तो उससे ये प्रिवेंट हो जाएगा। यही इसमें मैनेजमेंट है। दैट्स इट। अब रह गए ई एंड जी। अच्छा, हेपेटाइटिस ई देखें, ई वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। ये भी फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है ए की तरह, यूजुअली कंटामिनेटेड पानी पीने से। तो ई का एपिडेमिक जो है ना पार्टिकुलरली बारिश के सीज़न में होता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन भी इसकी हो सकती है माँ से बच्चे में। ये डिज़ीज़ बिल्कुल ए को ही रिजेंबल करती है, माइल्ड होती है, सेल्फ लिमिटिंग, स्पेशली बच्चों में। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंडरी केसेस जो है वो हाउस होल्ड मेम्बर में लो है, तो ये सजेस्ट करता है कि ये वायरस रिलेटिवली अनस्टेबल है, घर में फिर एक दूसरे से इतना नहीं लगता, अनस्टेबल है बाहर। क्रोनिक लिवर डिजीज़ और परसिस्टेंट वायरीमिया भी इसमें नहीं हमें मिलती, और इसका हाई फर्टेलिटी रेट है, प्रेग्नेंट वुमेन में मौत ज़्यादा करवाता है। लास्ट रह गया जी वायरस। हेपेटाइटिस जी वायरस ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल एजेंट है, ट्रांसफ्यूजन से ही लगता है। हाई प्रिवेलेंस है उनमें जो पैरेंटल एक्विजिशन पर रिस्क पर हैं, और ये हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ को एग्जिस्ट भी कर सकता है। कौन सा? जी वायरस। और जिनको पैरेंटल एक्विजिशन का रिस्क ज़्यादा है ना, उनमें इसकी हाई प्रेवेलेंस है। वर्टिकल ये भी माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है, और ये जी वायरस अक्यूट, फल्मिनेंट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस करवा सकता है। ठीक हो गया। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सारी हमने हेपेटाइटिस डिटेल में कवर की। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगला टॉपिक हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी